अमीर बहू का मॉल और गरीब का जुगाड़ू रसोई का सामान। आपके बेटे की रिपोर्ट्स आ गई हैं। आपके बेटे के पेट में इन्फेक्शन हुआ है। लगता है आपके बेटे ने बाहर का और कुछ उल्टा सीधा खा लिया है। डॉक्टर, मैं तो अपने बेटे को बाहर का कुछ भी नहीं खिलाती हूँ। जो भी चीज उसे चाहिए होती है मैं घर में ही बनाती हूँ, तो आखिरकार इन्फेक्शन हुआ कैसे? हो ना हो बहू, ये तेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। ठीक से तो ध्यान रखा नहीं जाता तुझे। अब से मैं ही अपने पोते का खाने पीने का ध्यान रखूंगी। माँ जी, आपको तो बस मौका चाहिए मुझे ताना देने का। मैं सारी चीज ब्रांडेड लेकर आती हूँ मॉल से, वो भी साफ सुथरी जगह से कम अपनी उस गरीब पड़ोसन पूनम की तरह थोड़ी ना, जो घर में ही हर चीज जुगाड़ करके बनाए। ना जाने कैसे मेरे बेटे के पेट में इन्फेक्शन हो गया। अच्छी महंगी और साफ सुथरी जगह से राशन लेने के बावजूद भी आखिरकार कैसे शालू के बेटे मोनू को पेट में इन्फेक्शन हो गया? क्या इन्फेक्शन का कारण शालू का लाया हुआ मॉल का सामान था या कोई और क्यों शालू अपनी गरीब पड़ोसन को इस तरह सुना रही थी? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे शालू बहू, तूने मुझे बताया नहीं कि रसोई का सारा सामान खत्म हो चुका है। शाम में हम लोग दुकान से सामान लेकर आते हैं। पैसा होने के बावजूद भी आपकी सोच गरीबों जैसी क्यों है? बहुत खा लिया हमने दुकान का राशन, अब से घर में सिर्फ मॉल का ही सामान आएगा। लेकिन बहू, मॉल का सामान काफी महंगा होता है और मैंने तो कभी कभी सुना है कि मॉल के सामान में मिलावट भी होती है। अरे माँ जी, वो मॉल का सामान है, कोई छोटी मोटी दुकान में मिलने वाला सामान नहीं। अगर सामान में मिलावट होगी तो कस्टमर मॉल में जाकर कंप्लेन नहीं करेंगे। आप क्या चाहती हैं? अब इतनी गर्मी में हम पसीना बहाकर दुकान की लंबी लाइन में खड़े होकर राशन लें? ना बाबा, ये तो मुझसे ना हो पाएगा। हम शाम को आराम से गाड़ी में बैठकर मॉल जाएंगे और एसी की ठंडी हवा खाते हुए सामान खरीदेंगे। इससे मिलिए ये शालू अमीर परिवार की इकलौती बहू। हर अमीर की तरह शालू भी अपने ब्रांडेड शौक पूरे करने से पीछे नहीं हटती थी। यहाँ तक कि अब तो कुछ समय से घर का सामान राशन भी शालू मॉल से ही खरीद कर लाया करती थी। शालू के पड़ोस में ही एक पूनम नाम की गरीब बहू रहती थी। चलो, काली मिर्च, नमक और हल्दी पिस गई, अब जल्दी से बाकी मसाले पर पीस देती हूँ, खाना भी बनाना है। अरे बहू, तू फिर से मसाले पीसने बैठ गई। रितेश ने तुझे पैसे दिए तो सही थे राशन के, तो तू दुकान से जाकर सारा सामान क्यों नहीं लेकर आती? क्यों इतनी मेहनत करती है? माँ जी, मेहनत में किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए कर रही हूँ। आपको नहीं पता, आजकल दुकानों के सामान में भी काफी ज्यादा मिलावट होती है और वैसे भी इनकी तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं है कि हम घर का सामान लाने के बाद पैसों की बचत कर सके। आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगी तो उसके लिए हमें बचत भी तो करनी है। उन्होंने जो भी मुझे पैसे दिए थे मैंने गुल्लक में डाल दिए हैं। पूनम अपने घर के आंगन में ही चावल के धान और गेहूं की खेती करती थी। वहीं पूनम के मायके के वाले खड़े मसाले की खेती करते थे, जिससे उसे अपने मायके की तरफ से हर महीने थोड़ा बहुत खड़ा मसाला मिल जाया करता था और वो खड़े मसाले को पीसकर रसोई के लिए मसाले बना लिया करती थी। वहीं गेहूं को धोकर सुखाकर चक्की से पिसवाती थी और अपने परिवार वालों के साथ मिलकर धान से चावल अलग करने का काम करती थी। इस बार हमने चावल की खेती तो ज्यादा ही कर ली है, जरूरत के हिसाब से ज्यादा चावल हो रहे हैं। इस बार मैं तो कह रही हूँ कि हम आस पड़ोस में थोड़ी बहुत चावल बेच देते हैं, इससे थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाएंगे। बहू, चावल ही क्यों, इस बार तो गेहूं की खेती भी ज्यादा हुई है। 10 किलो आटा ज्यादा रखा हुआ है हमारे घर में, उसे भी हम दुकान पर ले जाकर बेच देते हैं। जो पैसे मिलेंगे उसे जमा करेंगे। अब आप लोग मसाले के साथ साथ अपने आंगन में ही गेहूं और चावल की खेती करने लगे। अरे आटा और चावल, आटा ही कितना महंगा है, इतनी गर्मी में भला कोई धूप में इतनी मेहनत कैसे कर सकता है? माना आप लोग गरीब हो, लेकिन इतने भी थोड़ी नहीं हो कि इतनी कंजूसी करे। मुझे देखो, मैं तो अपना हर सामान मॉल से लेकर आती हूँ, वो भी ब्रांडेड। लेकिन शालू, मैंने सुना है मॉल के सामानों में काफी ज्यादा मिलावट होती है, तो मॉल से सामान लेना बंद कर दो, वरना इसका बुरा असर पड़ेगा तुम्हारे परिवार पर पड़ेगा। तुम्हारे पास इतने पैसे होते ना तो तुम भी मॉल से ही सामान लाती, ना कि इतनी मेहनत और जुगाड़ करती। तुम्हें अपना ये जुगाड़ मुबारक हो। शालू घमंड दिखाते हुए वहां से चली जाती है। वहीं पूनम और कलावती को जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो वापस अपने काम में लग जाते हैं। अरे इस बार तो 1 महीने का राशन काफी ज्यादा महंगा पड़ गया। 30,000 का राशन आया। अगर इन्हें पता चल गया तो ये बेफालतू में गुस्सा करेंगे। जल्दी से बिल कहीं छुपा देती हूँ। सामान का बिल छुपाकर शालू अब अपने बेटे के लिए मॉल से लाया हुआ दूध गर्म करने लगती है कि तभी अचानक दूध फट जाता है। अरे ये दूध कैसे फट गया? दूध का बर्तन तो बिल्कुल साफ है और मैंने कोई खट्टी चीज भी आसपास नहीं रखी। लगता है गर्मी की वजह से फट गया होगा। कोई बात नहीं, मैं दूसरा पैकेट गर्म करती हूँ। शालू फिर से दूसरा दूध का पैकेट निकालकर गर्म करके अपने बेटे को पीने के लिए देती है। शालू का बेटा जैसे ही दूध का गिलास उठाता है तो उसे वापस टेबल पर रख देता है।
तुमने दूध का ग्लास वापस क्यों रख दिया? जब तक तुम दूध नहीं पियोगे मैं तुम्हें बाहर खेलने जाने नहीं दूंगी। मम्मी दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसके अंदर से स्मेल आ रही है। शालू जैसे ही दूध को स्मेल करती है तो उसे भी उसमें से काफी ज्यादा गंदी बदबू आती है, जिसे देख शालू काफी हैरान होती है और सारा दूध फेंक देती है। शालू, आज तुमने चावल ठीक से नहीं पकाए हैं क्या? ये खाने में काफी टाइट टाइट से लग रहे हैं। आज की सब्जी भी काफी अजीब स्वाद कर रही है, पनीर भी बिल्कुल घुल सा गया सब्जी में। लेकिन माँ जी, जब मैं पनीर लेकर आई थी तो वो तो बिल्कुल टाइट था और चावल भी मैंने कुकर में बनाए। हो सकता है आज मुझसे खाना बनाने में कोई गलती हो गई हो, मैं कल से ध्यान रखूंगी। शालू मॉल से जो भी अपनी रसोई के लिए सामान लेकर आ रही थी उसमें कुछ न कुछ परेशानी हो रही थी। शालू आज सबके लिए मॉल से लाया हुआ जूस निकालकर गिलास में सबको देती है, लेकिन अचानक कलावती को गिलास में कुछ कीड़े दिखते हैं। हे भगवान बहू, तू क्या एक्सपायरी जूस का डब्बा उठाकर ले आई है? देख जरा, जूस से ग्लास में कीड़े हैं। माँ जी, मैं तो सारे सामान की डेट चेक करके ही लाती हूँ और जूस का एक्सपायर होने में तो अभी 4 से 5 महीने हैं, तो ये समय से पहले कैसे एक्सपायर हो गया? शालू जो भी मॉल से खाने पीने का सामान लेकर आ रही थी उसे खाने के बाद कभी उसके परिवार में किसी को पेट दर्द होता तो कभी किसी को लूज मोशन लग जाते हैं। माँ जी, इस बार हमारी मोती ने कितना सारा दूध दिया है। मैं तो सोच रही हूँ कि इसके दूध से सबके लिए घी और मक्खन भी बना लेती हूँ। आजकल तो मार्केट में 1 किलो घी 500 रुपए से कम का नहीं है। और तो और माँ जी, इस बार तो हमारी मुर्गी ने भी काफी अंडे दिए। मैं तो सोच रही हूँ दुकान वाले को कुछ अंडे बेच आती हूँ। जब कुछ महीने पहले तो इस गाय को सड़क से घर लेकर आई थी और मुर्गी का चूजा लेकर आई थी, तो मुझे लगा था इस गाय और मुर्गी के खाने पीने की वजह से हमारा खर्चा बढ़ेगा, लेकिन इस गाय और मुर्गी ने तो हमारी काफी बचत कर दी। ये सब सिर्फ मेरी जुगाड़ू समझदार बहू की वजह से हुआ है। जहाँ एक तरफ गरीब बहू पूनम जुगाड़ करके रसोई का सामान, दूध, दही सब कुछ घर में बना रही थी, जिसे खाकर उसके घर वाले काफी स्वस्थ थे, तो वहीं इतने पैसे गंवाने के बावजूद भी शालू के परिवार वालों की हालत काफी खराब थी। शालू के बेटे मोनू को तकरीबन 2 से 3 दिन लगातार पेट में दर्द होता है। डॉक्टर के चेक करवाने पर शालू को पता चलता है कि उसके पेट में इन्फेक्शन है, जिसका कारण वो नहीं समझ पाती। और आज फिर से शालू जब मॉल से खरीदा हुआ सामान लेकर अपने घर जा रही होती है कि तभी उसे पूनम देख लेती है और उसे रोकते हुए कहती है, शालू, मुझे पता चला कि मोनू के पेट में इन्फेक्शन हुआ है। कैसी है उसकी तबीयत? और आखिरकार उसके पेट में इन्फेक्शन कैसे हुआ? तुम तो उसे कुछ बाहर का खाने को भी नहीं देती हो। मुझे लगता है तुम जो मॉल से सामान लेकर आती हो ना, उसी की वजह से मोनू के पेट में इन्फेक्शन हुआ है। फिर से शुरू हो गई, मॉल के सामान से मेरे बेटे के पेट में इन्फेक्शन कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है कि तुम्हारी नजर लगी है उसे। बस करो शालू, मैं तुम्हारी भले के लिए समझा रही हूँ और तुम हो कि मुझे ही उल्टा सीधा सुनाने में लगी हुई हो। तुम्हें यकीन नहीं होता ना? आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। पूनम पानी से भरे 2 गिलास में शालू के मॉल से लाए हुए चावल और अपने आंगन की खेती के किए हुए चावल को डालती है। वहीं दोनों पानी से भरे कटोरे में मॉल से लाए हुए अंडे और घर में खुद की पाली हुई मुर्गी के अंडे डालती है। इसी के साथ अब वो 2 बर्तन में तेल के कोलू से लाए हुए तेल और शालू के मॉल से लाए हुए तेल को डालती है। तुम्हारे मॉल से लाए हुए चावल पानी के ऊपर है और जो मैंने घर में खेती करके चावल उगाए थे वो पानी के अंदर डूब गए हैं। असली चावल हमेशा पानी के अंदर डूबते हैं, ना कि पानी के ऊपर तैरते हैं। तुम जो ये मॉल से चावल लेकर आती हो इसमें प्लास्टिक की मिलावटी चावल है। अब समझी कि क्यों आए दिन तुम्हारे घर वालों की तबीयत बिगड़ती है चावल को खाकर। और ये देखो, असली तेल कभी भी पानी के अंदर नहीं घुलता है, लेकिन तुम्हारा घुल गया। और जो ताजा अंडे रहते हैं वो हमेशा पानी में डूब जाते हैं, ना कि ऐसे पानी में तैरते हैं। अगर यकीन नहीं होता तो गूगल कर लो। इसका मतलब मैं इतने समय से इतने सारे पैसे देकर सब नकली सामान खरीद रही थी और अपने परिवार को भी खिला रही थी। हाँ, अभी भी वक्त है, समझ जाओ, वरना एक दिन बहुत पछताओगी। शालू सबसे पहले उस मॉल पर केस करती है, वहीं अपने परिवार वालों से बात करके गांव की जमीन पर गेहूं, धान और मसाले की खेती करवाती है और खुद पूनम की तरह ही खड़े मसाले घर में पीसना शुरू करती है, जिससे अब अमीर बहू का परिवार भी अच्छा और बिना मिलावटी का खाना खाता है। सरिता जी, आप तो इस बार काफी अच्छी कांच की कटोरियां और प्लेट्स लेकर आई हैं। जैसे मैंने आपको कहा था बिल्कुल वैसे ही डिजाइन है इस पर। इन्हें पैक कर दीजिए और कुछ नई डिजाइन के ग्लास भी दिखाइए। ये देखिए, नया डिजाइन आया है मार्केट में। हर जगह तो ये आपको 500 रुपए से कम में नहीं मिलेंगे, सिर्फ मैं ही इन्हें 300 रुपए में बेच रही हूँ। ये तो काफी सुंदर डिजाइन है। ऐसा ही डिजाइन का मैंने ऑनलाइन देखा था, वहाँ तो ये 400 रुपए के थे। इसे भी पैक कर दीजिए और ये लीजिए आपके पैसे। देख रही हो कोमल, जो औरत कल तक हमारे घर से बर्तन मांग कर ले जाती थी, आज वही कैसे कांच के बर्तन बेच रही है और नोट पर नोट छाप रही है।
अपने मोहल्ले के आधे से ज्यादा लोग इस सरिता के पास से ही कांच के बर्तन खरीदते हैं और ना जाने कहां से इसके पास इतना पैसा आया कि ये सभी कांच के बर्तन बनाकर बेच रही है। कल तो इसके पास ठीक से 4 प्लेट भी नहीं थी, पूरा परिवार एक ही प्लेट में जानवरों की तरह खाना खाता था। दुनिया में एक दूसरे की कामयाबी से जलने वाले लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। ऐसे ही कुछ नजारा हम इन लोगों के बीच में भी देख रहे हैं। लेकिन अगर आखिरकार सच में सरिता इतनी ज्यादा गरीब है कि उसके परिवार में ढंग से खाना खाने के लिए 4 प्लेट भी नहीं है, तो आज आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि सरिता के साथ जो आज वो खुद कांच के बर्तन बेचकर पैसा कमा रही थी। आइए सरिता की इस कामयाबी को जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे बहू, 6 बजे से खाना बनाने में लगी हुई, अभी तक तेरी दाल रोटी सब्जी बनकर तैयार नहीं हुई क्या? कब से दोनों बच्चे खाने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। भुवन के भी आने का समय हो गया है। क्या करूँ माँ जी, गिनती के 4 बर्तन तो हैं, चारों में ही खाना पकाना पड़ता है, समय तो लगेगा ना। ये तो है बहू, अब तुझे क्या ही बोलूं। एक काम कर, जब तक सब्जी बन रही तब तक चावल साफ कर ले, मैं अभी आटा गूंथ लेती हूँ। सरिता के घर में गिनकर 2 पतीले, 1 तवा, 1 बड़ी प्लेट, 1 गिलास और 2 चम्मच थे। इन 6-7 बर्तन के अलावा सरिता की रसोई में एक भी बर्तन नहीं था। माँ देखो ना, इस मोनू ने मेरे हिस्से का आलू ले लिया, वो बड़ा वाला आलू मेरा था। तूने भी तो मेरे हिस्से का अचार लिया, मैंने तुझे कुछ थोड़ी ना बोला। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करोगे और किस तरह से पूरे हाथ पर खाना लगाकर खा रहे हो? जितना मुंह में नहीं जा रहा है उतना तो तुम जमीन पर गिरा रहे हो, तमीज से खाओ। अरे शोभा बेटा, क्यों चिल्ला रही है दोनों बच्चों पर? एक प्लेट में खाएंगे तो छीना झपटी भी तो होगी ही ना। एक काम कर, पहले इन दोनों को खाने दे, फिर बाद में हम बड़े खा लेंगे। एक ही प्लेट होने की वजह से जब भी सब साथ में बैठकर खाना खाते तो लोगों में खाने को लेकर जरूर बहस होती, और अगर 2 के खाने तक बाकी इंतजार करते तो भूख से उनकी हालत खराब होती। ये आपके हाथ पर क्या हुआ? तुम तो जानती हो कि कांच की फैक्ट्री में काम करता हूँ, अब ऐसी जगह छोटी मोटी चोट लगना तो आम बात है। अच्छा, मैं तुम्हें बताना भूल गया, 2 दिन बाद बरेली वाली चाची आ रही हैं अपने बच्चों के साथ। क्या करें अब? जितनी खाने को लेकर फिक्र नहीं है उससे ज्यादा तो बर्तन को लेकर फिक्र हो रही है। एक ही प्लेट में घर में सबको एक प्लेट में कैसे खाना देंगे? आजकल तो बर्तन में इतने महंगे हो गए हैं। उस दिन मैंने दुकान पर एक प्लेट देखी थी, पूछने पर पता चला एक प्लेट 60 रुपए की है। बताओ ये भी कैसी महंगाई हुई। अरे कम से कम बर्तन तो सस्ते रखो, बर्तन ही इतने महंगे होंगे तो गरीब पकाएगा किसमें? मैं एक बार पड़ोस वाली कोमल से पूछ कर आती हूँ। सरिता अपनी पड़ोसन कोमल के घर जाकर उसे 3-4 दिन के लिए उसके कुछ बर्तन मांगती है, जिसे सुन। बर्तन तो तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मेरे बर्तन का अच्छे से ख्याल रखना। वो क्या है ना, हम अपने घर के सारे बर्तन ऑनलाइन बाहर से मंगवाते हैं। अगर एक भी टूटा या किसी पर भी क्रैक आया तो तुम्हें पैसे भरने पड़ेंगे। और वैसे क्या तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं है कि तुम कुछ बर्तन ले लो? अरे बर्तन आते ही कितने महंगे हैं, कब तक अपने पड़ोसियों से बर्तन मांग कर अपने मेहमानों को उसमें खाना खिलाओगी? कोमल की ऐसी ताने भरी बात सुनकर सरिता को काफी बुरा लगता है, लेकिन बेचारी सरिता कोमल से कुछ नहीं कहती और बर्तन लेकर घर आ जाती है। अब जब सरिता के घर में मेहमान आते हैं तो उन्हें उन्हीं बर्तनों में खाना खिलाती है। रोटी सब्जी बनाने से अच्छा है आज खिचड़ी बना लेती हूँ, एक ही बर्तन में बन जाएगी और सब खा भी लेंगे। बर्तनों की कमी से सरिता परेशान होकर अब एक ही पतीले में खिचड़ी बनाने लगती है। तभी सरिता जैसे ही पास में रखी मिर्च की पन्नी को उठाकर खोलती है तो एकदम से उसका हल्का सा पाउडर सरिता की आंख में लग जाता है और उसकी आंखें काफी जलने लगती हैं। कितनी जल रहा है, पानी कहाँ है? सरिता जल्दी से आंगन में जाती है और पानी से मुंह धोने लगती है। बर्तन तक दूर सरिता के घर में मिर्च मसाले रखने के लिए भी डिब्बे नहीं थे। आटा, मिर्च, मसाले सब कुछ सरिता पन्नियों में ही रखा करती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज सरिता के घर बाहर एक मदारी बच्चों को बंदर बंदरिया का खेल दिखा रहा था। तभी प्यास के मारे मदारी सरिता के पास आता है। बहन जी, बहुत प्यास लग रही है, 1 गिलास पानी पिला दीजिए। भाई साहब, किससे पानी मांग रहे हो? इसके घर में तो खुद के परिवार के पानी पीने के लिए ग्लास नहीं है, ये दूसरों को क्या पानी पिलाएगी? आप रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पूनम की बात से सरिता सभी लोगों के सामने शर्मिंदा हो जाती है और अपने घर के अंदर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। सरिता पास की मंडी से सब्जियां लेने के लिए गई होती है कि तभी आते हुए उसे बर्तनों की दुकान देखती है, जहां पर कांच के बने हुए मसाले के सुंदर सुंदर डिब्बे थे, जिसे देख ये सुंदर सुंदर कांच के डब्बे कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अगर इनके अंदर मैं मसाले डालूंगी तो मेरे मसाले भी कितने सुंदर लगेंगे। काश मैं भी कांच के डब्बे को खरीद पाती। सरिता उन्हें देखकर घर आती है और रात में अपने पति को इस बारे में बताती है।
मैं जिस फैक्ट्री में काम करता हूँ वहां पर कांच के मसाले के डिब्बे भी बनते हैं। कई सारे छोटे बड़े कांच के टुकड़े यूं ही बेकार में पड़े रहते हैं। कल मैं खाने के बाद उन कांच के टुकड़ों से तुम्हारे लिए ऐसे कांच की बोतल बनाकर ले आऊंगा। आप सच कह रहे हैं? हाँ, सच कह रहा हूँ। अगले दिन भुवन अपनी फैक्ट्री में लंच टाइम पर छोटे बड़े कांच के टुकड़ों को इकट्ठा करता है और उन्हें पिघलाकर सांचे और मशीनों की मदद से छोटे छोटे गिलास के डिब्बे बना लेता है और शाम को घर लाकर सरिता को देता है। ये कांच के डब्बे तो कितने सुंदर हैं। ये तो उस दुकान वाले से भी ज्यादा अच्छे। अब तो मैं इनमें अपने सारे मसाले रखूंगी। आटा और चावल रखने के लिए भी ये थोड़े बड़े डिब्बे लेकर आया हूँ। इसमें आराम से आटा चावल रख लेना। इससे अब चूहे तुम्हारे मसाले की पन्नियों को फाड़ेंगे नहीं। सरिता आटा चावल मसाला उन कांच के डिब्बे में भरकर रख देती है, जिससे उनकी रसोई की खूबसूरती भी बढ़ जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। सरिता जब फिर से एक बार और सब्जी लेने के लिए मंडी गई होती है तो उसी कांच के बर्तन की दुकान पर उसे कांच की प्लेट, कटोरा, चम्मच, गिलास दिखते हैं, जिसे देखकर वो भुवन को बताती है। और अगले दिन भुवन फिर से बेकार पड़े कांच के टुकड़ों से अपने घर के लिए कुछ कांच के बर्तन बनाकर लाता है। और आज पहली बार पूरा परिवार अपनी अपनी कांच की प्लेट में बैठकर खाना खाता है। ये कांच की प्लेट कितनी ज्यादा सुंदर है ना। इसमें तो खाना खाने में भी कितना अच्छा लग रहा है। अब तो मैं रोज इसी प्लेट में खाना खाऊंगी। भैया, आपने सच में काफी सुंदर कांच के बर्तन बनाए हैं। मुझे नहीं पता था कि आप फैक्ट्री में इतने अच्छे कांच के बर्तन बनाते हैं। कांच के ही सही, लेकिन हम हमारे घर में गिनती के बर्तन तो हैं। अब आराम से पका भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। जब भी फैक्ट्री में टूटा फूटा कांच निकलता तो अक्सर भुवन उसे पिघलाकर उससे कांच के बर्तन बनाकर घर ले आता, जिससे अब सरिता के घर में ढेर सारे कांच के बर्तन हो गए थे। आज सरिता के घर उसके पड़ोस में रहने वाली मेघा आती है और जब मेघा सरिता के घर पर ढेर सारे कांच के बर्तन देखती है तो अरे वाह सरिता बहन, तुम्हारे घर में तो काफी सारे कांच के बर्तन हैं। कुछ बर्तन मुझे भी दे दो, भले ही बदले में पैसे ले लेना। हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें जो भी बर्तन पसंद है तुम वो रख लो। मेघा 3 से 4 बर्तन कांच के उठा लेती है और सरिता को उसके बदले पैसे दे देती है, जिससे अब सरिता को कमाल का आइडिया आता है और वो अपने पति से ढेर सारे कांच के बर्तन मंगवाकर उन्हें ठेले पर बेचना शुरू करती है। ये कटोरा देखो कितना सुंदर है ना। इस कांच के कटोरे को मैं अपने डाइनिंग टेबल के बीचों बीच रखूंगी, फ्रूट्स डालकर। कितना अच्छा लगेगा ना। अरे जरा कांच की क्रॉकरी तो देखो कितनी अच्छी है और डिजाइन भी कितने प्यारे प्यारे हैं। कितने की है क्रॉकरी सेट? छोटा वाला 400 का है और बड़ा वाला 500 का है। और कांच के बर्तनों की दुकानों के मुकाबले सरिता सभी ग्राहकों को 100 रुपए 50 रुपए का डिस्काउंट देकर सामान बेचती है, जिससे अब सरिता ने भी पैसे कमाने का नया जरिया ढूंढ लिया था। और अब वो कम पैसों में कांच के बर्तन बेचकर धीरे धीरे पैसे जोड़ने शुरू कर देती है। कुछ ही वक्त में सरिता के पड़ोस के आधे से ज्यादा लोग उससे कांच के बर्तन खरीदने लगते हैं। वहीं कुछ पड़ोसी जिनसे सरिता पहले आए दिन बर्तन मांगने के लिए जाया करती थी, वही पड़ोसी अब सरिता से काफी जल जाते हैं। मैं तो कभी नहीं इसके ठेले से कांच के बर्तन लूंगी। मैं तो अभी भी बाहर ऑनलाइन ही ब्रांडेड कांच के बर्तन मंगवाती हूँ। जहां भुवन टूटे फूटे कांच को पिघलाकर बर्तन बनाता था तो वहीं सरिता उसे बेचकर पैसे कमाती थी, जिससे अब जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे उनकी माली हालत भी ठीक होती है।